नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उपलब्ध भारतीय नेताओं में सबसे शिखर पर है। कोई नेता उनके आसपास भी नहीं। यह बात एक बार फिर संसद के मानसून सत्र से लगातार साबित हो रही। मानसून सत्र से विपक्ष की उम्मीदें कुछ दूसरी थी, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ठहरे। ऑपरेशन सिंदूर अब कांग्रेस समेत उन तमाम विपक्षी दलों के लिए गले की फांस बन चुका है। ऐसी फांस बन चुका है कि वे इसे सालों साल ना तो निगल पाएंगे और ना ही उगल पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जहां वे लेकर के जाना चाहते थे वहीं पर पहुंचा दिया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर मांग की थी कि सरकार बहस करे। अब सरकार बहस करने लगी है तो प्याज के छिलके की तरह कांग्रेस की छिपी परतें उजागर हो रही और पूरा देश उसे देख रहा है इस वक्त। इन तमाम चीजों का दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, पॉलिटिकल इंपैक्ट। कुल मिलाकर आप यूं भी कह सकते हैं कि ग्लोबल अफेयर्स का यह बड़ा इंपैक्ट देश की राजनीति को अगले 20-25 सालों के लिए पूरी तरह से बदलने जा रहा। भारत की आंतरिक राजनीति आज जिस मोड़ पे पहुंच गई है, जिस मोड़ पे नजर आ रही है, वहां से आप ज्यादा बेहतर चीजों को समझ सकते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को मात्र 240 सांसदों के साथ एक मजबूत सरकार चलाने में, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कड़ा फैसला लेने में और जगदीप धनखड़ के रूप में एक वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा लेने में घंटा भर भी वक्त नहीं लगा, भला उसे 400 या 600 सांसदों के भीड़ की क्या जरूरत। आज बियॉन्ड बॉर्डर्स के एपिसोड में तमाम चीजों पर बात होगी। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और अपनी राय भी जरूर देंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को इस बात का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए कि विदेशी मोर्चे पर कूटनीति और राजनीति कैसे आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है, यह इस सरकार ने एक एक जन को भारत के बता दिया। यह भी बता दिया कि कैसे जनता के वोट से चुनी सरकारें दूसरे देशों के हित में फैसला लेकर देश को चुनौतियों के समंदर में, अथाह समंदर में झोंकती थी। और कूटनीति के मोर्चे पर भारत को चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के पीछे पिछलग्गू बनकर उनकी शर्तों पर झुकना पड़ता था। व्यर्थ के वैश्विक मसलों को तुष्टीकरण की राजनीति में वोट हथियाने के लिए भारत का मसला बना दिया जाता था। अब मानसून सत्र में समूचा देश चीजों को बहुत साफ साफ देख रहा, स्पष्ट रूप से देख रहा कि असल में पाकिस्तान के नाम पर, चीन के नाम पर इस देश की राजनीति में किस तरह के फैसले लिए जाते रहे और बंद कमरों के पीछे असल में क्या होता रहा। कांग्रेस ने मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करके जो चुनौती आमंत्रित की, कांग्रेस को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सरकार झट से इस बात पर राजी हो जाएगी। कांग्रेस ने बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया होगा। कांग्रेस के पास सिर्फ डाउट थे, तथ्य नहीं मिले जो वह चीजों को सच साबित कर सके। अब देखिए राहुल गांधी की कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई। महाराष्ट्र से गांधी परिवार की एक वफादार सांसद जो महाराष्ट्र से आती हैं, वह ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रही हैं, वह भी कहां, संसद में, और पूरा देश देख रहा। सोनिया गांधी गजा के मामले में एक बड़े अखबार के संपादकीय पेज पर लेख लिखकर चीजों के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेदार साबित कर रही। और राहुल गांधी को अभी भी लग रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर। राहुल गांधी को ऐसा भी लग रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार हुई और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत सीज फायर के लिए राजी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह सब कुछ असल में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड प्रेशर की वजह से किया और इस तरह ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में भारी बेइज्जती करवाने के बाद राहुल को ऐसा लग रहा था। और हुआ क्या, संसद में भारी बेइज्जती करवाने के बाद राहुल गांधी चीजों को एक नया डाउट उछाल करके अब बचने की कोशिश करते नजर आ रहे होंगे। और यह नया डाउट भी उनका विदेश नीति के मोर्चे पर है, इसलिए गंभीर है। नया डाउट क्या है?
राहुल गांधी के बयान को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी ने नई धुन बजाई है। उन्होंने कहा है, आप देखिएगा भारत किस तरह अमेरिका के साथ दबाव में डील करेगा। यानी राहुल गांधी को लगता है, अब भी लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ था वह डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ था। और अभी संसद में तो मानसून सत्र में सरकार ने कुछ नहीं बताया, लेकिन आगे आप देखिएगा जो अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड डील लटका हुआ है उसमें भारत किस तरह अमेरिका के आगे घुटनों पर झुकता है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी को वही कहानी सेट करनी है, वही डाउट सच बताना है जिससे उनकी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल रहा हो, उनके परिवार को राजनीतिक लाभ मिल रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी के झूठ का उन्हीं की अपनी पार्टी के नेताओं शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद जैसे लीडर्स ने चिथड़े उड़ा दिए। यह बात की बात है, लेकिन राहुल का विचार नहीं बदल रहा। संसद में राहुल की सहयोगी सुप्रिया सुले जैसी नेताओं ने ही ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, सेना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत की सेना ने, भारत के रक्षा मंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने, गृह मंत्री ने और सबसे बड़ी बात स्वयं प्रधानमंत्री ने अब तक कई मर्तबा सार्वजनिक रूप से यह बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से क्या कुछ हासिल किया। पहलगाम हमलों के बाद भारत के लक्ष्य क्या थे? दुनिया भर की तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, मीडिया समूहों ने, थिंक टैंकर्स ने भी कहा, बताया, लेकिन राहुल गांधी पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं कि उन्हें किसी की बात का कोई भरोसा नहीं हो रहा, नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। राहुल गांधी को लगता है कि पाकिस्तान ने जंग में भारत को बुरी तरह से हराया और अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी झुक गए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी कह दिया, मानसून सत्र के दौरान भी कहा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर के पीछे दुनिया का कोई देश, कोई नेता नहीं था। पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी थी भारत से और इसके बाद सीज फायर हुआ। प्रधानमंत्री ने संसद में यह बताया और पहले इसी बात को उन्होंने कनाडा के दौरे पर भी स्पष्ट कहा था। लेकिन राहुल गांधी को लग रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो ट्रंप को झूठा कहा ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया, फिर कैसे मान लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ जंग में अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की थी। अब बालक बुद्धि राहुल गांधी को कौन समझाए कि कूटनीति में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कह दिया कि दुनिया का कोई नेता भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान पर कार्रवाई की उसे लेकर कोई मध्यस्थ नहीं था, तो उसमें ट्रंप और अमेरिका भी शामिल हो जाते हैं। ट्रंप और अमेरिका का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रंप और अमेरिका भी इसी दुनिया का हिस्सा है, मंगल ग्रह के नहीं है। अब इस जिद का तो एक ही मतलब निकाला जाएगा जो राहुल गांधी की है जिद, कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक ऐसा झूठ भारत की राजनीति में सेट करना चाहते हैं जिसका मकसद भारत का उसके मित्र देशों के साथ संबंध बिगाड़ना हो। इसका फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को तो इसका कोई फायदा, कोई राजनीतिक फायदा होते दिख नहीं रहा, सिवाय इसके कि उसे कुछ परसेंट थोक के वोट मिल जाएंगे, जो तुष्टीकरण की राजनीति में जिनकी वोटिंग का पैटर्न एक सेट है। हो सकता है कि इन चीजों का फायदा, यह बात दूसरी है कि पाकिस्तान को हो जाए या फिर चीन को मिले इसका फायदा। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद से दोस्तों अब तक राहुल गांधी या फिर कांग्रेस ने सीधे सीधे पाकिस्तान या फिर चीन का नाम नहीं लिया है। तो यहां सवाल होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस असल में किसके लिए काम कर रहे हैं, यह पूछा जाएगा। और अब देखिए, जब मानसून सत्र चल रहा है उसी वक्त सोनिया गांधी भारत के विदेश नीति को केंद्र बनाकर गाजा पर एक लेख लिखती। उनका लेख पढ़कर लगता है कि सोनिया गांधी ने गजा संकट का जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी को माना है।
इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा झोला टांग के पहुंचती हैं, गजा के समर्थन में, हमास के समर्थन में। और गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता आनंद शर्मा भी अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी से यह मांग करते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल को कह के जंग रुकवाएं, इजराइल को कहें कि वह हमास के ऊपर हमले ना करे। यह वही आनंद शर्मा है दोस्तों जो चीन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के समझौते के वक्त राहुल गांधी के पीछे खड़े थे। आप तस्वीरों में देख लीजिए। ईरान की जंग में भी कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं में भारत को एक पार्टी बनाने की कोशिश हुई, जबकि भारत ना तो गाजा इजराइल के बीच कोई पार्टी है और ना ही ईरान इजराइल के बीच। भारत दोनों पक्षों के साथ भारत के अपने कूटनीतिक संबंध है। सोनिया गांधी के लेख तक गाजा को लेकर जो चीजें हो रही हैं उससे तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस को हमास से हमदर्दी है, और हमास से इसी हमदर्दी की वजह से कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीओके का दौरा कर चुकी हमास की वजह से कांग्रेस ने पहलगाम हमलों के लिए अब तक पाकिस्तान की निंदा नहीं की, बजाय कि चीन ने भी पहलगाम हमलों की निंदा की है। यह भी देखिए कि कांग्रेस ने चीन की भी निंदा नहीं की है अब तक सीधे सीधे, जबकि कई मामलों में उसका हाथ निकल करके सामने आया है। हमारी सेना के अफसरों ने भी चीन का नाम लिया है, लेकिन गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता सैम पित्रोदा चीन को पाक साफ बताते रहते हैं। फकीर टाइप का दयालु बताते हैं चीन को सैम पित्रोदा। चीन के साथ खराब रिश्तों के लिए भारत पर दोष मढ़ते हैं सैम पित्रोदा। क्या इन चीजों को दोस्तों खामखा माना जा सकता है? कनेक्शन तो साफ साफ बता रहे हैं कि भारत का भविष्य जो होना हो वो हो, लेकिन चाहे लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता कांग्रेस के हाथ में आए या फिर मुस्लिम अमीरात के रूप में भारत की सत्ता मिले, बस उस पे राज गांधी परिवार के सुल्तानों का होना चाहिए। और यही एक साजिश इसके पीछे नजर आती है। और इसके लिए कांग्रेस चाहती है कि भारत पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाए। भारत रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर टुकड़ों में बट जाए, क्योंकि भारत को तो कोई चीज जोड़ती ही नहीं। कांग्रेस का तो यही मानना है। सैम पित्रोदा कह चुके हैं, भारत के लोगों के ऊपर उनका बयान आ चुका है गोरे काले का कि वहां के लोग अलग हैं, वहां के लोग अलग हैं। और सैम पित्रोदा चाहते हैं कि भारत गुलामों की तरह चीन के पीछे खड़ा हो जाए। कांग्रेस की भूमिका से तो यही लगता है, वरना तो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में एक हद तक भारत के विरोध में खड़े होने की राजनीतिक मजबूरी कांग्रेस की कोई भी समझ सकता है कि भैया उसे सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह का वोट चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में खड़ी है। आप देखिए कि इसी कांग्रेस ने कनाडा में खालिस्तानी विरोध पर अब तक एक भी शब्द नहीं बोला। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या को सेलिब्रेट किया जाता है। इंदिरा गांधी के उत्पीड़न से जो सामाजिक बंटवारा पंजाब में हुआ और जिसकी वजह से खालिस्तान के रूप में एक बड़ा संकट खड़ा हुआ, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में गालियां दी जाती हैं खालिस्तानियों की तरफ से, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अपनी आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी के लिए आवाज तक नहीं उठाई। राहुल गांधी के नए वैचारिक सलाहकार योगेंद्र यादव बांग्लादेश की बजाय नेपाल को भारत के लिए खतरा मानते हैं। यह सब क्यों है? क्या इसे कोई समझ नहीं सकता? इसके पीछे क्या है? क्या लोगों को यह नजर नहीं आता? यह सब सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए है। एक मुश्त वोट लेकर किसी तरीके सत्ता तक पहुंचने की कोशिश के रूप में है, और यह नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब शायद लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा आखिर किस लिए दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। यह नारा संविधान बदलने के लिए नहीं था। जो डाउट राहुल गांधी ने चुनाव में फैलाया कि संविधान बदल देंगे अगर उन्हें 400 सीटें मिली, संविधान बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 400 सांसदों की जरूरत नहीं है। वह दिख रहा उनकी राजनीति से। जगदीप धनखड़ को जिस तरह नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के पद से हटाया,
उनका इस्तीफा लिया, वह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रधानमंत्री को अगर संविधान बदलना ही होता तो 400 सांसदों की, 400 संख्या बल की उन्हें जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ संख्या बल के आधार पर राजनीति करने वाले नेता नहीं है। अगर मोदी जी ने तय कर लिया कि उन्हें कुछ करना है, कोई फैसला लेना है, तो उनके पास तमाम रास्ते होते। केंद्र और तमाम राज्यों की सरकारों के फैसलों में इसे कोई भी देख सकता है। भाजपा ने आम सहमति से चीजों को करवा लिया और विपक्ष भांप तक नहीं पाया कि असल में भाजपा सरकार की योजनाएं क्या थी। तो मोदी जी को संविधान बदलने के लिए 400 सांसद नहीं चाहिए थे। मोदी जी बस 400 सांसदों के साथ दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे कि भारत की जनता उन पे, अपने नेता पे कितना भरोसा करती है। बाकी अप्रूवल रेटिंग में अब भी मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। 75% से ज्यादा लोगों की पसंद है नरेंद्र मोदी। दुनिया का कोई भी बड़ा नेता, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता भी मोदी जी के आसपास नहीं है। 400 सांसद होते अगर मोदी जी के पास, तो दोस्तों आप तय मानिए विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी जी का एक अलग ही स्वैग दिखता। महीनों पहले दिखता, ऑपरेशन सिंदूर से पहले दिखता, पर कोई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की सदी हुई राजनीति, ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें वह मौका दिया हुआ है। अभी तो मानसून सत्र में मोदी जी ने ट्रेलर भर दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें जो ताकत मिली है पूरी दुनिया में, पूरी फिल्म और उसका क्लाइमैक्स कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील होगा। आप नोट करके रख लीजिए। मोदी जी राहुल गांधी की तरह किसी विशेष वर्ग को जोक सुनाकर हंसाने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। वो किस लिए आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके बदले तेवरों से आप देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं। बाकी ट्रेड डील में अमेरिका के साथ जो प्रेशर की बात सामने आ रही है, लोगों को अच्छी तरह पता है भारत कितनी मर्तबा झिड़क चुका है अमेरिका को। यह भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, समझौते करता है। मोदी जी ने भारत की आम जनता को बंद दरवाजों के पीछे होने वाली राजनीति, फैसले और कौन कौन उन पे किन किन वजहों से कैसे कैसे दबाव डालता है, यह सब कुछ बता दिया, पूरी फिल्म दिखा दी। जनता गुत्थी को कब का सुलझा चुकी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।